ये सही है। ये मत समझना ये मास्टर ने लगाया था। अरे वो हर बार अपने हर 10-15 मिनट में अपना आप चेंज होता है गूगल की तरफ से। ये चल भी रहा है नहीं चल रहा है? चलिए लास्ट क्लास सबसे पहले तो जो वेक्टर की शीट दी थी उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनके आंसर बताता हूँ, ठीक है? अगर उसमें कोई डाउट है तो फिर वो पूछ लेना, ठीक है? चलो फर्स्ट से स्टार्ट करा, मैं आंसर लिखते रहना। फर्स्ट का कलकत्ता, सेकंड का आंसर 4, थर्ड का आंसर 6, फोर्थ का आंसर आगरा, फिफ्थ का आंसर कलकत्ता, कलकत्ता सी, फिफ्थ का आंसर अच्छा ऐसा कुछ है क्या? क्या बताया था इसका आंसर? कितना बताया था? तो 3 लिख लो, ठीक है। सिक्स्थ का आंसर क्या बताया था? 3 बताया था। हाँ सिक्स का आंसर कितना बताया था? 3 बताया था, सिक्स का आंसर 3। सेवंथ का आंसर 150। एट्थ कोई भी मैच नहीं कर रहा था, जिसमें बताया था रूट 33 आ जाएगा। रूट कितना आ जाएगा? 33। एट्थ का कोई भी मैच नहीं कर रहा था। नाइन्थ बॉम्बे, नाइन्थ बॉम्बे, 10th कैलकाटा, 10th कैलकाटा, 11th आगरा, 11th आगरा, 12th आगरा, 12th आगरा, 13 बॉम्बे, 13 बॉम्बे, 14 दिल्ली, 14 दिल्ली, 15 दिल्ली, 15 दिल्ली, 17 दिल्ली, 18 कलकत्ता, 19 दिल्ली, 21 क्या बताया था? रुक जा अभी एक बार लिख ले, मैं बताता हूँ, रुक जा। कितना हुआ? 20, अरे 18 सी, 19 दिल्ली, 20 आगरा, आगरा मतलब एक, हाँ अरे एक एक एक, 21 बॉम्बे, 21 बॉम्बे, 22 कलकत्ता,
23 बॉम्बे, 2 अरे 23 2, 24 5, हाँ 25 आगरा, 25 आगरा, 26 आगरा, 27 कलकत्ता, 28 आगरा, 29 कलकत्ता, 30 आगरा, 31 90 डिग्री, 31 90 डिग्री, 32 कलकत्ता, 33 आगरा, 34 दिल्ली, दिल्ली है ही नहीं, मतलब बोला तो सही, ए मतलब 1, बी मतलब 2, सी मतलब 3, डी मतलब 4, उसका आगे का होगा तो नंबर बोल दूंगा, ठीक है। हाँ कौन सा था ये? 34, 34 का 4, 35 का भी 4, 36 कलकत्ता, 38 180, 39 40, हाँ 41, 41 का आंसर 3, ठीक है। और उसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीट है एक, तो जो अभी 90 बताया था शायद, अरे ये वाला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो रिपीट है, नीचे देखो, नीचे जो स्टार मार्क करके लिखा हुआ वो रिपीट है। हाँ बलून वाला नहीं है, वो करना ही नहीं अभी, ठीक है। ठीक है, तो ये सारों का आंसर हो गए। अब जो भी इसमें डाउट वाउट जो भी है ना, वो क्लास के आखिरी में पूछ लेना। क्लास स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे इसमें? 28 30 तक शायद, हाँ 27 तक, ठीक है। 27 के बाद या पहले जो भी डाउट हो पूछ लेना क्लास के बाद, ठीक है। चलो इधर देखें, अब देखो वेक्टर पूरा हो गया। वेक्टर के बाद अपने पास स्टार्ट करने के दो तरीके हैं, या तो 11 से स्टार्ट करें, काइनेमेटिक्स एनएलएम, ठीक है, काइनेमेटिक्स एनएलएम डब्ल्यूपी सेंटर ऑफ मास, इस तरह से मतलब मैकेनिक्स से स्टार्ट करें, या 12 से स्टार्ट करें। तो अपन किससे स्टार्ट करने वाले हैं? 12 से, ठीक है। तो 12 से पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि 12th का जो वेटेज है वो ज्यादा है, ठीक है। एग्जाम पेपर में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्टली मतलब 12 से रिलेटेड आ रहे हैं। 12th में भी कैसे चलेंगे तो थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज है, पूरी 12th एकदम से ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इधर सुनो, 12th में कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर अगर तुम्हें आता होगा तो ये गारंटेड आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड चैप्टर है ग्रेविटेशन। उसके बाद पढ़ेंगे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर पढ़ेंगे कैपेसिटर, ठीक है। फिर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद पढ़ेंगे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसके बाद पढ़ेंगे एसी, ठीक है। तो ये तो इसी सीक्वेंस में चलने वाला है। इसमें एक चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, एक चैप्टर जो अलग से आया वो कौन सा है? ग्रेविटेशन। ये 12th का नहीं है, वैसे एनसीईआरटी में देखोगे तो ये 11th का है, ठीक है। इनमें से किसी भी चैप्टर में, इसमें से किसी भी चैप्टर में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है एक्सेप्ट ये वाला चैप्टर, ठीक है। मैंने क्या बोला? इसमें से किसी भी चैप्टर में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, सिर्फ कौन सा चैप्टर?
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एनसीईआरटी पढ़नी, बाकी यहां पे एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां जहां एनसीईआरटी की कोई जरूरत होगी, एनसीईआरटी कहां पढ़नी है ये बता देता हूं, इधर सुनो। एनसीईआरटी जहां पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब में जहां जहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं, थ्योरेटिकल जहां बनता है वो सारी जगह एनसीईआरटी पढ़नी, ठीक है। ये जो पहला चैप्टर ये वाला जो है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, इसमें न्यूमेरिकल कम और थ्योरेटिकल ज्यादा बनते हैं, तो इसमें तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, लाइन बाय लाइन इसमें एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। बाकी इन चैप्टर में एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। एनसीईआरटी इतनी रिलेवेंट भी नहीं है इन चैप्टर में, ठीक है। कुछ कुछ छोटे मोटे पॉइंट होंगे, ठीक है, तो वो बता दूंगा कि हाँ बीच में ये वाला जाके पढ़ लो, ठीक है। बाकी पूरी एनसीईआरटी इन चैप्टर की नहीं पढ़नी, ठीक। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहां पे भी एसी से पहले ही एसएचएम है, एसी से पहले यहां पे एसएचएम भी है 11th का, ठीक है। क्योंकि एसी में फेजर वगैरह पढ़ोगे, जो थोड़ा एक बार पहले पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि एसी में कुछ फेजर नाम की कोई चीज पढ़ते हैं, तो वो एसएचएम में भी फेजर आता है, ठीक है। तो इसमें भी फेजर आता है, इसमें भी फेजर आता है, तो पहले एसएचएम पढ़ेंगे फिर एसी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपन ने वेव या वेव ऑप्टिक्स वो जो है वो साथ में लिया है, 11th का वेव, 12th का वेव ऑप्टिक्स और ईएम वेव, ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर थर्मो पढ़ेंगे, फिर ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद 11th स्टार्ट करेंगे। अब जो ये पोर्शन बचा हुआ जो पोर्शन है, ये मार्क्स वाइज इतना रिलेवेंट नहीं है, कम ही मार्क्स का आता है वो, मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स जो है ये यहीं पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 65-70% मार्क्स का तो यही आता है सिर्फ, बचा हुआ 30% वो हिस्सा होगा, ठीक है। तो इस पर ज्यादा फोकस करना, शुरुआत में एनर्जी थोड़ी तुम्हारी ज्यादा रहती है, तो इसलिए इन टॉपिकों के वेटेज भी ज्यादा है, ठीक है। और थोड़ी सी अभी नए नए आए हो तो थोड़ी सी ऐसा लग रहा होगा जोश भी नया है ऐसे करके, तो इसलिए शुरुआत में ये तो पढ़ डालोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इधर सुने, इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रो मतलब रिलेटेड है चार्ज से, ठीक है। और स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ रहना, ठीक है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ या स्टेशनरी, स्टैटिक मतलब रुका हुआ या स्टेशनरी, और इलेक्ट्रो मतलब चार्ज से रिलेटेड। तो इसका मतलब इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं उस चार्ज के बारे में जो कि रुका हुआ होगा, ठीक है। चार्ज मूव नहीं कर रहा होगा इस चैप्टर में, ठीक है, या मूव कर भी रहा होगा तो उसके मूव करने के कारण जो इफेक्ट आया वो इफेक्ट नहीं देखने वाले, हम यही देखने वाले हैं कि चार्ज रुका हुआ है तो क्या इफेक्ट आ रहा है, अगर वो मूव करके कहीं चला गया तो फिर वापस जब रुक जाएगा तब उसका इफेक्ट देखेंगे, जब वो गति कर रहा है उस टाइम उसका इफेक्ट नहीं देखने वाले हैं इस चैप्टर में, वो आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो अभी इस चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे कि चार्ज जब रुका हुआ है तो क्या 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 प्रॉपर्टी शो करता है, वो पढ़ने वाला है। अब सबसे पहली चीज मैंने यहां बोला चार्ज, चार्ज के बारे में समझते हैं। इधर देखो, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी की बात करो तो ये खूब सारे एटम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, इसमें अनंत एटम्स होंगे, टेंडिंग टू अनंत एटम्स होंगे, ठीक है, 10 की पावर 23, 24 ऑर्डर का ऐसा कुछ होगा इसमें नंबर ऑफ एटम। उसमें से एक एटम उठा लो, एक एटम यहां पे उठा रहा हूं मैं। अब जैसे एक एटम उठा रहा हूं तो उसका मतलब क्या होगा, एटम के बीच में यहां पे होगा न्यूक्लियस और इसके सराउंडिंग में होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। न्यूक्लियस का मतलब इसके अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड सो ऑन ऐसे। तो ये एक एटम को देखा तो ये एक एटम ऐसा कुछ दिख रहा है कि एटम के सेंटर पे यहां पे है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो एटम की बात कर रहे हो, ये एटम मान लेता हूं कि ये एटम न्यूट्रल है, ध्यान से सुनना है, मैं बोल रहा हूं कि एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। मैं बोल रहा हूं कि ये एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने का मतलब इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर। अब सुनना, अगर मेरे को इस एटम को चार्ज करना है,
एटम को चार्ज करना है। तो जैसे मैं आगे से कभी भी वर्ड बोलूं चार्ज है, तो चार्ज का मतलब तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि उस बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तो वो बॉडी चार्ज है। सिंपल सा, चार्ज जब भी मैं वर्ड यूज करूं चार्ज है कोई बॉडी, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है, या तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब सुनो, ये एटम अभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने का मतलब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। मान लो इसको चार्ज करना है मेरे को, इस एटम को क्या करना है, चार्ज। चार्ज करने का मतलब अभी समझाया हूं, चार्ज करने का मतलब या तो इसमें प्रोटॉन ज्यादा कर दूं इलेक्ट्रॉन से, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दूं प्रोटॉन से। क्या बोला, समझ में आया? प्रोटॉन किसका हिस्सा है, न्यूक्लियस का। तो प्रोटॉन को रिमूव या ऐड करना इजी नहीं है, प्रोटॉन ऐड या रिमूव नहीं होने वाला। इसका मतलब कौन सा एंटिटी, कौन सा पार्टिकल यहां पे ऐड या रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को घटा सकते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस का पार्ट होने के कारण इजीली ऐड या रिमूव नहीं होने वाला है। मैं क्या बोला, समझ में आया? अब सुनना, अगर मैं इस एटम को, सुनना, एटम अभी न्यूट्रल था, मतलब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इसमें इलेक्ट्रॉन मैं दूं, इसको इलेक्ट्रॉन दूं, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगेगी। अरे सही है। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुनना, किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, इसका मतलब वो बॉडी चार्ज हो गई। और कैसी चार्ज हो गई है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गई है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो गई, तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। अच्छा, अगर मान लो यहां से मैं इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने लग जाऊं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने लग जाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होने लग जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर प्रोटॉन की संख्या से कम हो रही है, इसका मतलब बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली। ये एटम जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो आगे से इधर सुने, जब भी मैं बोलूं कि कोई बॉडी चार्ज है, तो दिमाग में क्या जाना चाहिए, बॉडी चार्ज है इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है। अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। अरे सही है। अगर मैं बोलूं बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। पर जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो, प्रोटॉन ज्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो, तो उसमें पार्टिकल रिमूव या ऐड कौन सा कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन। कभी भी प्रोटॉन ऐड या रिमूव होने वाला नहीं है। जो संख्या का चेंज करना है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा, प्रोटॉन के कारण चेंज होने वाला नहीं है। अब सुनो, मान लो ये बॉडी, मैं बोलूं कि ये बॉडी न्यूट्रल है, बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब इस बॉडी में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अब बॉडी ये पॉजिटिव, सुनो, ये बॉडी चार्ज करनी है, तो चार्ज दो ही तरह की हो सकती है, या तो नेगेटिवली चार्ज होगी या क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज मतलब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं। अरे सही है। अब ध्यान सुनना, यहीं बेसिक यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन मिनिमम इस बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, एक, फिर अगला 2, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने तो 3, कभी भी 2.5, 2.7, 3.2 ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलने वाले नहीं है। अच्छा, ऐड करने हो तो क्या आधा इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है, मतलब इस बॉडी में चाहे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हो चाहे ऐड करने हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसे कुछ n टाइम्स ई ऐड या कुछ n टाइम्स ई ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? n यहां पे कुछ भी नंबर है, पल्ले पड़ा क्या, वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। 3.5 ही पॉसिबल नहीं है कि 3.5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया या रिमूव कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अच्छा, थोड़े थोड़े से मिसकंसेप्शन इधर सुनो। मैं बोल रहा हूं ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, मैं बोल रहा हूं ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इसमें सिर्फ प्रोटॉन ही मौजूद है। ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इसमें सिर्फ प्रोटॉन मौजूद है। पॉजिटिवली चार्ज इसमें मतलब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन की संख्या से, है दोनों। क्या बोला, पल्ले पड़ा? मैं बोल रहा हूं ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन है, नहीं, इसमें प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया हमें। अब एक इलेक्ट्रॉन, इधर सुनो, किसी भी बॉडी से अगर इस बॉडी को, ये बॉडी न्यूट्रल थी, ये बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। ठीक है, अगर मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, कैसी चार्ज हुई, इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, क्या पॉजिटिवली चार्ज हुई?
अब सुनना, पॉजिटिवली चार्ज होगी तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज इस पे कितना आ सकता, प्लस ई। सुन, मान लो इलेक्ट्रॉन, सुनना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लो ई है। सुनना, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से रिमूव कर दूं तो ज्यादा कौन बचा, प्रोटॉन। अरे सही है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज ई होता है, इसका मतलब इधर सुनना, कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से यहां पे ज्यादा है, एक ही प्रोटॉन यहां इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज ई आ जाएगा। चार्ज कितना आ जाएगा, ई। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता तो चार्ज कितना हो जाता, 2e। पल्ले पड़ रहा, 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता तो चार्ज हो जाता इस पर 10e। क्या ये क्लियर हुआ? अगर मान लो इस बॉडी पे, ध्यान सुनना, अगर इस बॉडी पे मैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो इस बॉडी पे चार्ज कितना होगा, -5e। चार्ज कितना होगा, -5e। अरे पल्ले पड़ा क्या? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, जल्दी बताएं, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या ये सबको पता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इधर सुनो, कूलम जो है वो ऐसा यूनिट है, कूलम जो है वो क्या है, ऐसा यूनिट। और क्या क्या लिख सकते हो इसको, कूलम को लिख सकते हो एम्पियर सेकंड, ठीक है, कूलम को ही लिख सकते हो एम्पियर सेकंड, ये भी ऐसा यूनिट ही हुई। अरे क्लियर है? अच्छा, अब कुछ दूसरी यूनिट की बात करते हैं, इधर सुनो, कुछ दूसरी यूनिट की बात करते हैं, कुछ कुछ और यूनिट्स हैं, इधर सुनो। जैसे मान लो फेरेडे, एक यूनिट होती है फेरेडे, चार्ज की एक और यूनिट है फेरेडे। एक हो गई मान लो ESU, ठीक है, एक होती है एब कूलम, एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है, और ठीक है, इतना ही। चलो इधर सुनो, ये तीन और यूनिट हैं चार्ज की, ठीक है। ऐसा यूनिट तो क्या है, बोलो भाई, कूलम। ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। अब ये ABC ये क्या लेकर रखा मैंने, क्या बोला, ये क्या है, एब्सोल्यूट कूलम। फुल फॉर्म लिखो तो इसको एब्सोल्यूट कूलम। तो एक एब्सोल्यूट कूलम जो होता है वो 10 कूलम के बराबर होता है। एक एब्सोल्यूट कूलम कितना होता है, 10 कूलम। क्या ये ध्यान रखोगे? अरे ध्यान रखोगे? अच्छा, एक कूलम सुनना, एक कूलम जो होता है, एक कूलम जो होता है वो होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर। ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अरे क्लियर है? तो एक कूलम कितना ESU होता है, 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ क्या ये ध्यान रखोगे? फेरेडे अभी बताते, ठीक है, हाँ याद है क्या, कितना, 96, परफेक्ट, ठीक है। एक फेरेडे जो होता है 96,500 कूलम। कितना होता है, 96,500 कूलम एक फेरेडे जो होता है। अब सुनो, ये सबसे बड़ी यूनिट है चार्ज की, फेरेडे क्या है, सबसे बड़ी यूनिट। एक कूलम चार्ज रियल में बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो फेरेडे जो है वो 96,500 कूलम है, तो ये कूलम की ये चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है। और ESU जो है वो चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है। ESU क्या, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट। ऐसा यूनिट क्या, बोलो भाई, कूलम। कूलम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। क्या 3 यूनिट और बताया, हाँ कि ना, जल्दी जल्दी बताओ 3 यूनिट कौन सी? एक फेरेडे, एक फेरेडे कितना कूलम, 96,500, 96,500। एक कूलम कितना ESU, 3 × 10⁹ ESU, सही है। और एक एब्सोल्यूट कूलम जो होता है वो 10 कूलम के बराबर। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये तो कूलम की मतलब चार्ज की जो है वो यूनिट के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। इधर सुनो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इधर सुनो, पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहले चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर। जैसे ही मैं स्केलर लिखूं मजे आ जाने चाहिए। स्केलर इसका मतलब वेक्टर का तो कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब चीजें जोड़नी होगी, घटाना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो नॉर्मल जो 10वीं तक पढ़ के आए थे वैसे ही करनी। चार्ज जब भी जोड़ना होगा, घटाना होगा, तो नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी तो नॉर्मल जोड़ देना, घटा देना। क्या बोला, समझ में आया? अच्छा,
चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी यहीं से पता पड़ जाएगा कि यहां पे नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हो, नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज कितने तरह का हो सकता है? बोलो भाई, चार्ज जो है वो दो तरह का हो सकता है, अभी तो बताया था। चार्ज जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या क्या हो सकता है, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या समझोगे? कौन ज्यादा? प्रोटॉन। क्या सिर्फ प्रोटॉन ही मौजूद है? पॉजिटिव चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किसी बॉडी पे बोलूं कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर किसी बॉडी को बोलूं कि वो नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। क्या पॉइंट समझ में आया? अरे ये समझ में आया? अच्छा, तीसरा पॉइंट, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। जिस देखो इस पॉइंट का क्या क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इधर देखें। मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पे चार्ज मैंने बोला मान लो -20E। इस पे चार्ज कितना बोला? -20E। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब तुमने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 20, तभी तो -20E आया। ये दूसरी बॉडी है बी, ये ए था ये बी था। बॉडी बी पे मान लो चार्ज जो है वो 5E है, इसका मतलब इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अरे सही है। अब मैं बोलो इस सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना? देखो सुनो, टोटल चार्ज मतलब चार्ज जोड़ना है। टोटल चार्ज मतलब क्या करना है? चार्ज को जोड़ना है। चार्ज कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर, तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा। डायरेक्टली जोड़ोगे तो टोटल चार्ज इस सिस्टम पे कितना आ गया? -15E। -15E। अब सुनना, अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड मतलब बाकी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यही दो रखे हुए, ठीक है। इनको आपस में टच करा, इन दोनों बॉडी को आपस में टच करा और वापस दूर ले गया। इन दोनों बॉडी को आपस में टच करा और वापस दूर ले गया, ठीक है। सुनो, सिस्टम पे पहले चार्ज कितना था? -15E, ठीक है। तो इस सिस्टम पे देखो -15E थे, तो टच करने के बाद या कुछ भी इनके बीच में प्रोसेस हो रहा हो, ठीक है, बाद में भी फाइनल चार्ज कितना रहने वाला है? -15E। चार्ज कभी भी सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का कभी भी चार्ज चेंज होने वाला नहीं है। पहले -15E थे, बाद में भी -15E। क्या इसका चेंज हो जाएगा? हाँ। इसका चेंज हो जाएगा? हाँ। पर इस सिस्टम का चेंज होने वाला नहीं है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? इसमें मान लो हो गया -8E और इसमें हो गया -7E। अभी भी कितना हो गया? -15E। क्या बोला? पल्ले पड़ा? सिस्टम का चार्ज चेंज नहीं हुआ। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। अच्छा, इस अगली प्रॉपर्टी इधर सुनो, थर्ड ये हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसे मजाक है, इधर सुनो। यहां बॉडी ए पे चार्ज कितना था? -20, बाद में कितना हो गया? -8E। इसका मतलब क्या बात सुनना, इसमें पहले 20 इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे। अरे सही है। अब एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? प्रोटॉन से एक्स्ट्रा अब कितने? 8। अरे सही है। इसका मतलब क्या, तुमने 12 इलेक्ट्रॉन इससे फिर निकाल दिए वापस। ये समझ में आया क्या? तो बॉडी से सुनो, इसका मतलब क्या है, यहां अगली प्रॉपर्टी ये लिख रहा हूं कि चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो सकता है? ट्रांसफर। यहां चार्ज कितना था? बोलो भाई। -15 माइनस, यहां कितना है? -15। क्या चार्ज क्रिएट हो गया? चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला, बस चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर जरूर हो सकता है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? और सिस्टम का चार्ज वही का वही रहेगा, भले ट्रांसफर हो जाए तो भी।
नहीं समझ में आया? तो यहां पे अगली प्रॉपर्टी ये लिख रहा हूं कि चार्ज कांट बी क्रिएटेड और destroyed but can be transferred from one body to another, but total charge of system remains कंजर्व। सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहने वाला है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, और ट्रांसफर होगा तो भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहने वाला है? कंजर्व। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आए? अरे क्या यहां तक समझ में आया? अगला इधर देखो, अगली प्रॉपर्टी। अच्छा इधर सुनो, एक चीज यहां पे और नोट करा देता, इधर सुनो। ये लाइन को पढ़ो, देखो क्या लिखा है मैंने। चार्ज कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है, पर एक साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जनरेट या डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर एनर्जी में गायब हो सकते हैं, मतलब फोटोन में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहां सुनना, चार्ज पहले ये कितना था इस सिस्टम पे? इस सिस्टम पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई, सिस्टम पे चार्ज जीरो। अरे इस सिस्टम पे चार्ज कितना है? जीरो। जब ये फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो भी चार्ज कितना हुआ? जीरो। फोटोन पे चार्ज जीरो होता है, फोटोन पे चार्ज कितना होता है? जीरो। तो सिस्टम पे चार्ज पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो होगा, पर पहले चार्ज पार्टिकल कितने हैं? ऐसे पार्टिकल जिन पे चार्ज है वो कितने हैं? दो। बाद में कितने हैं? जीरो। चार्ज पार्टिकल क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, पर चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय होने वाला, मैं जो पॉइंट बोला वो समझ में आया? अरे चार्ज पार्टिकल तो पहले यहां दो थे, ये मिलकर यहां पे फोटोन में कन्वर्ट हो गए। ये मॉडर्न में पढ़ेंगे रिएक्शन, ठीक है, पर ये समझो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके, इधर सुनो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, फोटोन में कन्वर्ट हो गए। अरे सही है। यहां इधर सुने, यहां चार्ज पार्टिकल कितने हैं? पहले जवाब दो। चार्ज कितना है? जीरो। बाद में भी चार्ज तो जीरो ही है, पर चार्ज पार्टिकल अब जीरो हो गए। पहले चार्ज पार्टिकल दो थे, अब जीरो हो गए, तो चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो गए। पल्ले पड़ा क्या? तो चार्ज पार्टिकल चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल चेंज हो सकते हैं, पर चार्ज चेंज होने वाला नहीं है। ये यहां पे मार्क करके लिखने वाला था कि चार्ज पार्टिकल्स चार्ज ऑफ एन, रुको यहां पे लिख देता हूं, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains conserved but charge particles can vary, but number of charge particles can vary। चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, चार्ज तो कंजर्व रहेगा, पर चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। क्या बोला, समझ में आया? अब चार्ज पार्टिकल वेरी करने का तरीका यही है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन पहले या तो साथ में जनरेट कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ में जनरेट करोगे तो चार्ज जीरो ही जनरेट हुआ है। अरे सही है। या साथ में गायब कर दो तो भी चार्ज जीरो ही गायब हुआ। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ठीक है, इनको आगे पढ़ेंगे अपन, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनालिसिस कहते हैं, ठीक है, मॉडर्न में पढ़ेंगे, पर अभी अपने काम करनी है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हाँ चार्ज पार्टिकल वेरी कर सकते हैं, पर चार्ज वेरी नहीं करने वाला।
अच्छा इधर देखें, फिफ्थ पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। इधर देखें, मान लो बोलो ये एक बॉडी है, ये न्यूट्रल है। मैंने बोला ये बॉडी है, ये न्यूट्रल है। क्या समझे न्यूट्रल से? नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, ये न्यूट्रल है। अब सुनना, इस बॉडी को मेरे को नेगेटिवली चार्ज करना है। कैसा चार्ज करना है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज करने का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दूं, इलेक्ट्रॉन कितना, कम से कम कितना दे सकता? एक, उससे ज्यादा दो, उससे ज्यादा तीन। तो इस बॉडी पे जो भी चार्ज होगा वो -E हो सकता है, -2E हो सकता है, -3E हो सकता है, -100E हो सकता है। क्या कुछ n टाइम्स E होगा? यानी इसके बीच में क्या कभी भी ये इस बॉडी पे चार्ज -1.5E हो सकता है क्या? नहीं। यानी चार्ज की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही हो सकती हैं, उसको बोला है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब कुछ पैकेट्स हो सकते हैं, कुछ वैल्यूज हो सकती है, वो फिक्स्ड वैल्यूज ही होंगी। जैसे इधर सुनो, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में पढ़ा होगा एटम की एनर्जी, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? फर्स्ट ऑर्बिट पे एनर्जी होती है हाइड्रोजन के लिए -13.6, हाँ कि ना? अगली होती है -3.4। देखो -13.6 उससे ऊपर ही क्या है? -3.4। क्या बीच में कोई एनर्जी हो सकती? तो यहां एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। एनर्जी भी क्या है? क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब कुछ फिक्स वैल्यू ले सकता है भाई, ये वैल्यू लेगा, ये लेगा, ये लेगा, ये लेगा। पल्ले पड़ा क्या? जैसे मान लो सुनो, एटीएम जो होता है, मोस्टली एटीएम पे भी देखो तुम, एटीएम पे भी जाओगे तो वो नोट जो है वो कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही निकाल सकता है। 521 डालोगे तो एटीएम कभी 521 रुपए निकालने वाला नहीं है। 500 निकालेगा, 600 निकालेगा, 550 के नोट भरे होंगे तो 550 निकाल देगा, वो भी भरे नहीं होते मोस्टली। अभी मैं क्या बोला, समझ में आया? तो उसमें भी जो अमाउंट निकलेगा वो कुछ क्वांटाइज्ड वैल्यू होंगी, फिक्स्ड वैल्यूज होंगी। हर वैल्यू निकल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम यहां पे भी कह रहा हूं कि इस बॉडी पे जो चार्ज होगा वो कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही हो सकती हैं, E, 2E, 3E, 4E, 5E, 10E, 100E, 1000E। ठीक है, इसलिए बोला कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब कुछ फिक्स्ड वैल्यू ले सकता है। अब क्या क्या वैल्यू ले सकता है तो वो देखो, क्यों जो भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा वो बराबर होगा किसके? प्लस माइनस कुछ n टाइम्स E। यही तो होगा। एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो -E आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो -2E आ जाएगा। पल्ले पड़ रहा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो +2E आ जाएगा। ये समझ में आया क्या? तो क्वांटाइज्ड होने का मतलब कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही हो सकती हैं चार्ज की, हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब सुनना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब मैं बोलूं तुमसे, क्या किसी बॉडी पे चार्ज 1.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम हो सकता है? ये इससे भी छोटा है। क्या E से छोटा चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल है? नहीं। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकाल या दे सकते हो। अब समझ में आया? तो ये चार्ज कभी भी किसी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। चार्ज जो पॉसिबल होगा वो कुछ इसी का मल्टीपल पॉसिबल होगा। ये चार्ज पॉसिबल है, हाँ। इससे अगला चार्ज कौन सा पॉसिबल है? 3.2 इंटू 10 की पावर -19। बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। उससे अगली कौन सी पॉसिबल है? 4.8 इंटू 10 की पावर -90। पल्ले पड़ रहा? 16 की टेबल बोलते जाओ, वही वैल्यू पॉसिबल है। ये समझ में आया क्या? तो चार्ज क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये है कि कुछ फिक्स वैल्यू ले सकता है। एनर्जी से भी समझा दिया ना मैंने, हाइड्रोजन एटम की -13.6, -3.4, -1.51। ठीक है, तो कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही ले सकता है। ठीक है, अच्छा अगली प्रॉपर्टी चलते, इधर देखें। अगली प्रॉपर्टी इधर सुने, ये प्रॉपर्टी वैसे टाइम के साथ अच्छे से समझ में आएगी, पर अभी के लिए ये समझे। इधर सुनो, चार्ज अगर रेस्ट पे, चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो अपने सराउंडिंग में, चार्ज अगर रुका हुआ है तो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। चार्ज अगर रुका हुआ है तो अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है इसको, ठीक है, 12वीं तो पास हो ही ना, फर्स्ट टाइम भले ही पढ़ रहे हो। चार्ज अगर रुका हुआ है तो अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा चार्ज अगर मूविंग है, यूनिफॉर्म
मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन में है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब सेम स्पीड सेम डायरेक्शन। अरे सही है। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। और जब चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे तो ये पता पड़ेगा कि ये दोनों फील्ड इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग नहीं, ये दोनों एक ही फील्ड। ठीक है, इससे ये जनरेट हो जाती है, इससे ये जनरेट हो जाती है। अरे सही है। ये आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अभी इतने ज्यादा लोड मत लो दिमाग पे, बस ये ध्यान रखो कि अगर रेस्ट पे कोई चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मूविंग चार्ज है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करेगा। और अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेट ही कर रहा है। ठीक है, तो अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी रेडिएट करेगा, एनर्जी भी रेडिएट करेगा। एनर्जी जो रेडिएट करता है वो रेडिएट करता है ईएम वेव की फॉर्म में। ये तो सुनो, मैंने क्या बोला, चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो अपने सराउंडिंग में अपने आसपास क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, प्लस एनर्जी भी रेडिएट करेगा। किस फॉर्म में, ईएम वेव की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। क्या बोला, समझ में आया? अरे क्या ये समझ में आया? ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से आगे जैसे जैसे आगे जाओगे तब समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, कैसे जनरेट हो रही है। ठीक है, अभी के लिए ध्यान रख लोगे कि हाँ क्या हो रहा है। आगे चलते, इधर देखें, अगली प्रॉपर्टी, इधर सुने, अगली प्रॉपर्टी। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कुछ m0 है, अभी इसकी वेलोसिटी 0 है। अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, मतलब ये डब्बा रखा हुआ है। ठीक है, अब इस डब्बे को मान लो मैंने, इधर सुना, इस डब्बे को मान लो मैंने 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ाने लग गया। जैसे ये बोतल है, इधर सुनो, ये बोतल है, बोतल का मास मान लो 200 ग्राम है, 100 ग्राम। बोतल का मास कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, तो बोतल अभी रुकी हुई है, 100 ग्राम है। इसको मैं 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ाने लग जाऊं, कितने से दौड़ाने लग जाऊं, 5 मीटर पर सेकंड। अगर 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ाने लग जाऊंगा तो इसका मास 100 ग्राम रहेगा कि 100 ग्राम से चेंज हो जाएगा? इसका मास 100 ग्राम ही रहेगा। इसका मास कितना रहेगा, 100 ग्राम। पर इधर सुने, अगर ये ऑब्जेक्ट जो अभी दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में दौड़ने लग जाए, किसकी स्पीड कंपैरिजन, लाइट की स्पीड कितनी होती, 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड के कंपैरिजन में देखो, अभी तो ये बहुत छोटी है, इसके कंपैरिजन मैं कह रहा हूं, इसके कंपैरिजन में दौड़ने लग जाए। कंपैरिजन मतलब मान लो 10 की पावर 6 से दौड़ने लग गया, 10 की पावर 7 से दौड़ने लग गया, 10 की पावर 8 से दौड़ने लग गया, 1 × 10 की पावर 8 स्पीड से दौड़ रहा है, तो उस स्पीड से दौड़ने लगेगा तो इसका मास जब रुका हुआ है तब और जब गति कर रहा होगा तब दोनों मास सेम रहने वाले नहीं है, मास चेंज होने लग जाएगा। जब कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में दौड़ने लग जाता है तो उसका मास, रुका हुआ मास और चलने वाला मास सेम रहने वाला। पर डे टू डे लाइफ में हमारी कोई भी चीज जो है वो लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में हम ऑब्जर्व करते ही नहीं है। ठीक है, तो मास लगभग सेम ही रहता है। अगर ये 1 किलो का था तो 5 से दौड़ने लगेगा तो भी कितने करेगा, 1 का। क्या बोला, पल्ले पड़ा? मास कब चेंज होता है, जब लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में दौड़ने लगोगे। नॉर्मल स्पीड पे मास चेंज होने वाला नहीं है। क्या बोला, समझ में आया? अब मास कैसे चेंज होता है, इधर सुनो, मास स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है, तो मास की वैल्यू ये हो जाती है जब वो v स्पीड से दौड़ता है और v जब लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में हो। ये ठीक है, ये क्या है, जब वो v स्पीड से दौड़ रहा है तो उस टाइम का मास। ये क्या है, जब वो v स्पीड से दौड़ रहा है तो उस टाइम का मास। ये क्या है, रेस्ट मास, जब वो रुका हुआ है। पार्टिकल जब रुका हुआ है तो उसका रेस्ट मास m0 है, अपॉन √1 - v²/c²। c क्या है, लाइट की स्पीड, v उस बॉडी के दौड़ने की स्पीड। अब सुनो, अगर v बहुत छोटा हुआ c से तो ये टर्म 0 चला जाएगा।
ये टर्म क्या चला जाएगा, जीरो, तो एम एम नॉट के बराबर ही आ जाएगा, एम एम नॉट के बराबर। पर अगर v मान लो, सुनो, v अगर लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में जाएगा, मान लो c/2 हो जाए, v कितना हो जाए, c/2, ये अगर c/2 हो जाएगा तो ये 1/4 बन जाएगा। अब गधेड़ो, ये c/2 होगा तो ये 1/4 बन जाएगा, और 1 माइनस 1/4 हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा, 3/4। अब ये √3/4 बनने लगेगा, मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा m नॉट अपॉन √3/4। क्या बोला, पल्ले पड़ा, क्या ये समझ में आया क्या? मतलब मास बढ़ गया, जो रुका हुआ मास था उससे मास बढ़ गया, ये हो गया ना अंडर। देखो जब c/2 से चलने लगोगे तो ये 1/4 बन जाएगा, 1 माइनस 1/4 3/4, कितना हो जाएगा, 3/4। ये चला जाएगा, मास की वैल्यू हो जाएगी √m नॉट अपॉन √3/4, यानी हो गया 2m नॉट बाय √3। क्या यही हो जाएगा, √3 1.7 समथिंग। तो ये देखो m नॉट से बड़ी वैल्यू आ रही है, ये क्या रही है, m नॉट से, मतलब मास बढ़ गया, मास क्या हो गया, यानी लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में दौड़ने लगते हो तो ऑब्जेक्ट के मास बढ़ जाते हैं, ऑब्जेक्ट के मास क्या हो जाते हैं। अरे जवाब दो, क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब सुनना, पर चार्ज अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, m नॉट है और चार्ज q नॉट है। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, m नॉट, चार्ज कितना है, q नॉट। अगर ये लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में दौड़ने लग जाएगा तो मास तो चेंज हो जाएगा, पर चार्ज चेंज होने वाला, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, भले ही लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में दौड़ने लग जाए, चार्ज वही का वही रहेगा। क्या बोला, समझ में आया? तो पार्टिकल अगर मैं बोलूं कि बहुत हाई स्पीड से दौड़ रहा है तो क्या चीज चेंज होगी, चार्ज के मास, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, मास क्या हो जाएगा, पर चार्ज चेंज होने वाला, क्या पॉइंट ध्यान रखोगे? तो यहां पर लिख सकता हूं, चार्ज ऑफ ए बॉडी या चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। अच्छा, यहां एक टर्म बता रहा हूं, इधर सुनो, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, हिंदी में बोल दोगे विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज हिंदी में बोल दोगे विशिष्ट आवेश। अब सुनो, स्पेसिफिक चार्ज को अपन बोलते हैं चार्ज बाय मास के रेशो को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं, चार्ज बाय मास के रेशो को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। अब सुनना, मैं बोलूं कि एक पार्टिकल है जिसका स्पेसिफिक चार्ज, सुनना, जिसका स्पेसिफिक चार्ज q/m है पहले, तो जब ये बहुत तेज स्पीड से दौड़ने लगेगा, c/4 से दौड़ने लग गया, तो इसका स्पेसिफिक चार्ज बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? देखो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, q/m। जब बहुत तेज स्पीड से दौड़ने लगेगा तो q में फर्क आएगा, q में कोई फर्क आने वाला, किस में फर्क आएगा, मास में। मास क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, मास बढ़ जाएगा तो मतलब स्पेसिफिक चार्ज घट जाएगा। तो सुनना, स्पेसिफिक चार्ज अगर मैं बहुत कम स्पीड की बात करूं, स्पेसिफिक चार्ज एट लो स्पीड, कम स्पीड पे स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं। स्पेसिफिक चार्ज मतलब q/m हो गया। इधर सुनो, कम स्पीड पे स्पेसिफिक चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहने वाला, सेम ही रहने वाला, वो चेंज आने वाला, क्योंकि मैंने बताया सही, कम स्पीड पे मास जो है वो चेंज नहीं होगा, क्यों चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों चीजें सेम रहेगी, ये दोनों चीजें क्या रहेगी, सेम। अगर बहुत हाई स्पीड की बात करें, एट वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड का मतलब किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में अगर बहुत हाई स्पीड है, मतलब वैसी स्पीड है c/2, c/4, c/8, ठीक है, तो क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज बताओ, स्पेसिफिक चार्ज का क्या होगा, क्यों चेंज होगा, क्या मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा मतलब स्पेसिफिक चार्ज घट जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज घट जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी इधर देखें,
लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज जो था वो कितने तरह का था, जवाब दो। चार्ज जो था वो दो तरह का था, एक पॉजिटिव और एक, मैं बोल रहा हूं लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि सेम नेचर के चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे। सेम नेचर के चार्जेस आपस में क्या करेंगे, रिपेल। अपोजिट नेचर के चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे। सेम नेचर के चार्जेस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, पर अपोजिट नेचर के चार्जेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करने वाले, अट्रैक्ट। क्या पॉइंट समझ में आए? ये 8 पॉइंट है, 8 के 8 पॉइंट ऊपर से छापना स्टार्ट करें। छाप लिए क्या? इधर देखें, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन का जवाब देंगे। इधर सुनो, मैं बोलूं कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। सुनो, ये क्या बोल रहा कि इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट पॉसिबल है। इधर सुनो, ये कह रहा है कि चार्ज जीरो ना हो और मास भी जीरो ना हो। कैसा पॉसिबल है? हाँ, कोई भी चार्ज्ड बॉडी लोगे, एनी चार्ज्ड बॉडी, कोई भी चार्ज्ड बॉडी लोगे। इधर सुनो, ये कोई भी बॉडी ली, ठीक है, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो इस पे चार्ज क्या +10 ही आ गया? अरे आया कि नहीं आया? तो देखो, इसका मास भी जीरो नहीं है और इस पे चार्ज भी जीरो नहीं है, तो क्या ये तो पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। अगला कह रहा है चार्ज जीरो हो और मास जीरो ना हो। क्या पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है। कैसे? न्यूट्रल बॉडी, कोई भी न्यूट्रल बॉडी लोगे तो उसके लिए न्यूट्रल बॉडी में चार्ज तो जीरो होगा पर मास जीरो होने वाला नहीं है। अरे क्या बोला, पल्ले पड़ा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा मास जीरो हो जाए और चार्ज जीरो ना हो। ये पॉसिबल? चार्ज को होने के लिए मटेरियल मास की होनी, तो मास का होना आवश्यक है, चार्ज तभी हो सकता है, नहीं तो चार्ज होने वाला। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मास नहीं और चार्ज हो जाए, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कभी भी। चार्ज को होने के लिए मटेरियल मास होना तो जरूरी है, ठीक है। अगला, चार्ज जीरो हो और मास भी जीरो हो, यह भी पॉसिबल है। फोटोन एक एग्जांपल है इसका, देख लो, और भी एग्जांपल, पर फोटोन एक एग्जांपल है जिसका चार्ज भी जीरो और मास भी जीरो, ठीक है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं, बाकी सब पॉसिबल है। थर्ड वाला स्टेटमेंट सिर्फ यही कह रहा है कि मास जीरो हो जाए और चार्ज जीरो ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास क्या पढ़ेंगे इधर सुनो, ये पढ़ के आओगे और नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ोगे
नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे अपन सबसे पहले चार्ज करने के तरीके, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने के तरीके। उसके बाद पढ़ेंगे अपन गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद पढ़ेंगे अपन कूलम्स लॉ। ठीक है, कल ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट और कूलम्स लॉ। ठीक है, आज का पढ़ के आओगे जल्दी से 5 मिनट मेरे को फटाफट रिवाइज कराएं। इधर सुने, ठीक है, इधर सुनो। इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब था इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इसका मतलब क्या था, चार्ज जब रुका हुआ है उसके बारे में पढ़ने वाले। चार्ज, किसी भी बॉडी को मैं बोलूं कि चार्ज है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है, इसका मतलब बॉडी में से या तो इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं या इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, क्योंकि प्रोटॉन का निकालना और देना पॉसिबल नहीं है। प्रोटॉन किसका हिस्सा है, न्यूक्लियस का, इसलिए प्रोटॉन का निकालना ऐड करना इजीली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने देखा कि अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से, बॉडी कैसी चार्ज है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की संख्या पॉजिटिव, प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है तो बॉडी कैसी चार्ज है, नेगेटिव। क्या समझ में आया? इसके बाद अपन ने देखा चार्ज की कुछ ना कुछ यूनिट्स होती हैं, जल्दी जल्दी बताएं। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, कूलम को और लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड। क्या लिख सकते हो, एम्पियर सेकंड। इसके बाद अपन ने पढ़ा चार्ज की और यूनिट्स पढ़ी थी, फेरेडे। फेरेडे क्या सबसे बड़ी यूनिट है, कितनी होती है, एक फेरेडे कितना होता है, 96,500 कूलम, 96,500। सबसे छोटी यूनिट क्या ईएसयू होती है, एक कूलम में कितने ईएसयू, 3 × 10 की पावर 9, 3 × 10 की पावर 9 ईएसयू। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ा अपन ने एब्सोल्यूट कूलम। एब्सोल्यूट कूलम को क्या ईएमयू बोलते थे? एक एब्सोल्यूट कूलम कितना कूलम होता है, 10 कूलम। क्या ये यूनिट समझ में आ गई? इसके बाद पढ़ी अपन ने चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज की प्रॉपर्टी में सबसे पहला पढ़ा था कि चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर के वेक्टर, स्केलर, स्केलर इसका मतलब नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड हो जाएगी। फिर दूसरा पढ़ा कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। तीसरा पढ़ा कि चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं, पर कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय होने वाले नहीं है। क्या चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो सकते हैं, चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, चार्ज पार्टिकल की संख्या बढ़ या घट सकती है, पर चार्ज, टोटल चार्ज जो है वो चेंज होने वाला नहीं है। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ा, चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्या है, क्वांटाइज। चार्ज क्वांटाइज होने का मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो कुछ टाइम्स ई होने लगेगा। वो जो कुछ हो रहा है वो कभी भी फ्रैक्शन आने वाला नहीं है। चार्ज या तो ई होगा या 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा, तो प्लस माइनस एन ही होगा चार्ज। अरे सही है, ठीक है। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि चार्ज जो है क्या स्पीड के साथ चार्ज चेंज होता है, चार्ज स्पीड के साथ चेंज होने वाला नहीं है। कोई बॉडी अगर लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में चल रही होगी तो उसकी मास चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा, मास चेंज हो जाएगा। मास कितना हो जाएगा, m0/√1 - v²/c²। यानी इसका मतलब स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी मास बढ़ेगा, स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी मास क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बोला, समझ में आया? तो जब लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में चलने लग जाते हो तो मास बढ़ जाता है, पर चार्ज पे कोई फर्क आने वाला नहीं है। इसलिए स्पेसिफिक चार्ज क्या था, Q/m। Q/m में Q तो चेंज नहीं हो रहा है, पर m जो है वो चेंज हो रहा है। m बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो स्पेसिफिक चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में दौड़ने लगोगे तो स्पेसिफिक चार्ज घट जाता है। फिर लास्ट में देखा अपन ने कि चार्ज चार्ज जीरो ना हो और मास जीरो हो जाए, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? मास जीरो और चार्ज जीरो ना हो, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बस ठीक है, इतना ही पढ़े थे।